जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रतवान सिंह यादव हिस्टोरी ऑफ इंडिया भारत के इतिहास के बारे में ऑल कंप्लीट देखते हैं। ये हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है और ये क्लास संख्या आज दूसरी है। क्लास संख्या कितनी है? दूसरी है। हमने आज इसमें भारत के इतिहास में 50% पहली वीडियो में देख लिए हैं और 50 से 60 से लेकर के 100 तक इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। देर ना करते हुए पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न संख्या 51 से 50 तक हो गए थे। यहाँ तक प्रश्न अगली वीडियो में हो गए थे, यानी फर्स्ट क्लास में हो गए थे और आज ये क्लास दूसरी है। तो क्लास संख्या दूसरी है। तो प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 क्लास संख्या नोट कर लीजिए, दूसरी है। ठीक है, 50 प्रश्न हमने देख लिए थे पहली क्लास में और 50 से 100 तक आज देखेंगे। ठीक है, 51 से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 51 है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह ने, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह ने, ऑप्शन डी जय सिंह ने। किसने कराया? चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर 51 का बी सही है, महाराणा कुंभा ने कराया। चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया? महाराणा कुंभा ने। प्रश्न नंबर 52, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरदार पटेल ने, मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। 52 का ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 53, निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? दिल्ली विश्वविद्यालय की, कलकत्ता विश्वविद्यालय की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, पंजाब विश्वविद्यालय की। किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की। ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला, इंडिया प्रिंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया ब्रिंस इंडिया बिन्स फ्रीडम आत्मकथा है किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की, जाकिर हुसैन की, सैयद अहमद खान की, F.A. अहमद की। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है, अबुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा इन्होंने रची है। प्रश्न नंबर 55, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, लौह, पाषाण, ताम्र। किसे रखा जाता है? प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, पाषाण। प्रश्न नंबर 56, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचरण अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था।
मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, उसने पहले सर्वप्रथम क्या किया था। तो जो मानव था सर्वप्रथम उसने विकास क्या किया था, शिकार की अवस्था थी, शिकार करता था, शिकार खेलता था, उसी से अपना भरण पोषण करता था। प्रश्न नंबर 57, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। लोहा से, तांबा से, कांसा से, पत्थर से। तो जो पहले के प्रागैतिहासिक काल के जो उपकरण बनाए जाते थे, हथियार वगैरह बनाए जाते थे, वो पत्थर के बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 58, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु का पालतू बनाया था। जो सर्वप्रथम मनुष्य ने सबसे पहले किस पशु को पालना प्रारंभ किया था। ऐसे कह लीजिए बैल को, कुत्ता को, सिंह को, घोड़ा को। तो सर्वप्रथम आपको वही पता होगा कि जो आदि मानव था उससे सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 59, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। मानव ने आग का जो प्रयोग था सर्वप्रथम किस युग में किया। नव पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, धातु युग में। तो मानव ने आग का आविष्कार कब किया या आग का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम कब किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नव पाषाण युग में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नव पाषाण युग में मानव ने आग का प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 60, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, धातु युग। किस युग से मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द सही राइट आंसर है कि नव पाषाण युग में मनुष्य ने खेती यानी कृषि का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न नंबर 61, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का पहले प्रयोग किया। कांसा का, तांबा का, लोहा का, चांदी का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तांबा। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का। तांबा का सर्वप्रथम उस मनुष्य ने प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 62, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस फसल को उपयोग में लाया। जौ को, चावल को, गेहूं को, कपास को। तो सर्वप्रथम मानव ने, आपको पता है, जौ। सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया, जौ का। मनुष्य ने पहले, आज भी, अभी 10-20 साल 50 साल पहले ही सबसे ज़्यादा जौ ही होते थे। तो जो मानव था सर्वप्रथम उसने किस फसल का उपयोग किया, जौ का। प्रश्न नंबर 63, नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है कि प्राचीनतम जो खेती होती थी चावल की वो कहाँ होती थी। मेहरगढ़ में, कोहिल्डवाहा में, बुर्जमोहम में, दैमाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोहिल्डवाह में चावल के साक्ष्य मिले थे। प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे चावल के, तो कोहिल्डवाह में मिले थे। कुल्डी हवा में। अगला प्रश्न नंबर 62, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। पुरापाषाण की, लौह काल की, कांस्य काल की, महापाषाण काल की। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी है, कांस्य काल की। कांस्य काल की सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। प्रश्न नंबर 65, प्रश्न नंबर 65 है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1921 में। 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी। प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, निम्न में से किस स्थल को मृतका का टीला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा को, धौलवीरा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को। बताइए
निम्न में कौन स्थान है जो मृतकों का टीला बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? मोहनजोदड़ो का जो टीला खोजा गया उसका श्रेय किसे है? ऑप्शन नंबर ए है राखालाल दास बनर्जी को, दयाराम सैनी को, जॉन मार्शल को, माधव स्वरूप वत्स को। बोलिए, मोहनजोदड़ो के टीले का जो खोज है वो किसने की थी या उसका श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का जो खोज की, उन्हीं का ये श्रेय दिया जाता है। प्रश्न नंबर 68, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धौलवीरा से। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानगार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुआ था? मोहनजोदड़ो से। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को आपको कंठस्थ होना चाहिए। किसी परीक्षा को जाने से पहले आप पूर्ण तैयारी करें। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? बताइए। ये नगर है और नदी है। हड़प्पा किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हो सकता है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, हो सकता है बिल्कुल। हड़प्पा की खुदाई सिंधु नदी पर, उसकी कालीबंगा घाघरा नदी हो सकता है, लोथल सतलज पर है, ऐसा है। तो ये सब सही है। रावी नदी, सिंधु नदी, घाघरा नदी, ये सब, लोथल जो है सतलज पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है। जो गलत है वही ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 70, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? धौलवीरा से, लोथल से, सुरकोटड़ा से, चंदू दोहड़ से। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, लोथल से। कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोने का, चांदी का, कांसा का, लोहा का। तो हड़प्पा के लोग लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 72, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है? बताइए, किस स्थल से प्राप्त हुई है? कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कालीबंगा से, चंदू हुदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहनजोदड़ो से। तो कांस्य नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 73, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा, दीनार, आहत सिक्के, स्वर्ण सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? बताइए। जो प्राचीन सिक्के थे, प्राचीनतम सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता है? प्राचीन मुद्रा कहा जाता है, दीनार कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है, स्वर्ण सिक्के कहा जाता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी सही है, आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। प्रश्न नंबर 72, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? रुद्रदामन से, खारबेल से, समुद्रगुप्त से, अशोक से। प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर करिए। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खारबेल से। ऑप्शन नंबर बी सही है। 74 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 75,
प्रश्न नंबर 75, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से, रुद्रदामन से, अजातशत्रु से? किस राजा से है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? प्रश्न नंबर 75 आपके सम्मुख है, जल्दी दें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चंद्रगुप्त से। तो ऑप्शन नंबर 75 का ए सही है। प्रश्न नंबर 76, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कहता है गुप्तकालीन शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी है मौर्यकालीन शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी है यवन शासकों ने। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 76 आपके सम्मुख है, जल्दी आंसर करें। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? यानी सर्वप्रथम सिक्कों के ऊपर किसने लिखना प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी है यवन शासकों ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 77, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन नंबर ए है ब्रुजहोम कश्मीर से। ऑप्शन नंबर बी चेचर बिहार से। ऑप्शन नंबर सी लोथल गुजरात से। ऑप्शन नंबर डी रोपड़ पंजाब से। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले? 77 का आंसर जल्दी करें। तो 77 का आंसर ए सही है, ब्रुजहोम कश्मीर से। प्रश्न नंबर 78, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, चंदहुदड़ो। 78 का आंसर जल्दी करें। 1 मिनट में 2 प्रश्न के आंसर हो जाने चाहिए, इतनी फास्ट आपको आना चाहिए। दिमाग इधर उधर नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 78 का आंसर जल्दी करिए। तो 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिले। अगर पूछा जाए जुते हुए साक्ष्य कहाँ से मिले तो कालीबंगा से। प्रश्न नंबर 79, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उससे क्या कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, वैदिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, प्रागैतिहासिक काल। इसमें किसी भी प्रकार के कोई लिखित विवरण नहीं प्राप्त होता है, लिखित विवरण नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 80, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य जो थे वो भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? गुप्त सिंध प्रदेश में, गंगा यमुना दोआब में, घगर कहेगरा पाट में, उपयुक्त सभी जगहों पर। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है सिंध, सप्त सिंध प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सही है। 80 का ए सही है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में सर्वप्रथम आकर के बसे थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी वरुण। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? प्रश्न नंबर 81 81, तो इंद्र। ऋग्वैदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? इंद्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 है, ऋग्वैदिक में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सरस्वती। सभी बच्चे ज़्यादातर गंगा लगा रहे हैं, ये गलत है। गंगा नहीं, यमुना नहीं, सिंधु नहीं, सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की हो रही बात है तो सरस्वती नदी। प्रश्न नंबर 83, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रकृति की।
ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 84, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरोहित, शूद्र, सेनानी, सोमरस। तो ऑप्शन नंबर बी है शूद्र का। किसका मिलता है? शूद्र का। ऑप्शन नंबर बी है। 84 का ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 85, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? और गायत्री मंत्र सबको भाई आना चाहिए। हिंदू धर्म में हो तो कम से कम गायत्री मंत्र तो याद करना चाहिए। 85 का प्रश्न नंबर सी सही है। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 86, ऋग्वैदिक आर्य की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाल, प्राकृत। प्रश्न नंबर 86 का आंसर करें। ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा जो थी वो कौन सी थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ये तो सबको पता होगा, बच्चे को टाइम नहीं लगाइए। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई? ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की, अर्थवेद की। तो जो यजुर्वेद है इसकी जो रचना है गद्य में भी की गई और पद्य में भी की गई। ठीक है, दोनों में की गई है। यजुर्वेद की जो रचना है वो गद्य और पद्य दोनों में भाषाओं में है। ठीक है, आगे ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता? भूमि, मुद्रा, दास, गाय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, गाय का। किसका किया जाता था? विनिमय के माध्यम से गाय का। प्रश्न नंबर 90, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विधि, परिषद। 90 का आंसर सही करिए। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक सभ्यता कौन सी थी? तो सभा। सभा लोग होती थी, पहले लोग सभा करते थे। ठीक है, निम्न में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम नदियों के, जैसे प्राचीन नाम इसका है, बिस्ता का नाम झेलम नदी है, बिपाशा का ब्यास है, वरुड़ी का रावी है, कुंभा का सुवास्तु है। तो इसमें सुमेल कौन सा नहीं है? गलत कौन सा है? तो विशुद्धता का झेलम नदी हो गया नाम, सही है। पिपासा का ब्यास है, विपाशा का ब्यास है। ठीक है, परसुड़ी का रावी है। ठीक है, कुंभा का सुक्त नहीं है, यही गलत है। तो जो गलत भाई ऑप्शन नंबर डी सही है। 91 का प्रश्न नंबर का ऑप्शन डी। 92, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। 92 का आंसर बताएं। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो 92 का आंसर सी सही है। कौन सा? सी।
प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। प्रश्न नंबर 93, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? लोहे की, कांसा की, तांबा की, चांदी की? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा की। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा की। प्रश्न नंबर 94, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। बताइए, कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से, ऋग्वेद से? 94 का आंसर करें। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न नंबर 95, किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अर्थवेद में? तो सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन दिया गया है। ठीक है, सामवेद में संगीत विद्या का वर्णन दिया गया है। प्रश्न नंबर 96, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 2, 4, 5, 6? 2, 4, 5, 6? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 6 है। कितनी है वेदांगों की संख्या? 6। प्रश्न नंबर 97, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 108, 111, 28? तो भारतीय पुराणों की संख्या 18 है। जानते पुराण कितने हैं? 18 हैं। वेद कितने हैं? 4। ठीक है, और वेदांग पता हो गए 6। वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद, पुराण, गीता, स्मृति? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी सही है, स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99, ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण? तो 99 का ऑप्शन नंबर 20 सही है, उपनिषद से। प्रश्न नंबर 100, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल, पतंजल, जैमिनी, गौतम? तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। ये आपके 100 तक प्रश्न हुए 2 वीडियो में। आपके 50 प्रश्न एक साथ हो गए। अभी 30 मिनटें नहीं हुई हैं। 30 मिनटें ना होने पर आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, वो भी विश्लेषण के साथ। अगर आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो हम नहीं सोचते किसी भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो अपने टाइम से पहले, टाइम को बचाते हुए भी, और अपने स्क्वायर को भी अच्छी तरीके से प्रेफरेंस देते हुए बढ़िया तरीके से आप क्वालिफाई कर पाएंगे और अपने वहाँ पर एक सीट क्लियर कर पाएंगे। तो इतना थोड़ा फास्ट चलिए, दिमाग को तेज़ दौड़ाइए। देखिए, 30 मिनटें ना होने पर और 50 क्वेश्चन हो गए, अर्थात 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हुए। अब भी 29 ही हुई हैं। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमें इसके लिए अपना स्नेह दीजिए, और हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे। आप सब जानते हैं, आपका काम आप स्वयं करना, वो हमारे कहने योग्य बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।